आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 की साइंस, दैट इज चैप्टर इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं उनकी अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि चैप्टर काफी बड़ा है तो वीडियोस 2-3 वीडियोस में ये चैप्टर कंप्लीट होगा। उसके एंड में हम आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर कराएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। तो जैसे हमें पता है कि जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग थिंग्स है, उन्हें सबको एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। एनर्जी की रिक्वायरमेंट क्यों है? क्योंकि एनर्जी उन्हें डेली रूटीन के जो उनका बॉडी है, हमारी बॉडी है, उसके जितने भी प्रोसेस होते हैं, रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशनल जितने भी प्रोसेस होते हैं, उन प्रोसेस को करने के लिए हमें एनर्जी की नीड है। तो एनर्जी अगर हमें चाहिए तो हमें फूड का इंटेक करना होगा। और फूड का इंटेक फूड हमें किस किस से मिलता है? फूड हमें मिलता है प्लांट्स और एनिमल्स से, जैसे कि आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा है। तो प्लांट से हमें क्या मिलेगा? प्लांट से हमें देखिए जितने भी फूड ग्रेन्स हैं, जैसे कि वीट है, पल्सेस हैं, मेज हैं, तो या फिर फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, ये सारी चीजें हमें कहाँ से मिलती हैं? हमें प्लांट से मिलती हैं। और अदर हैंड पे अगर हम एनिमल्स की बात करते हैं तो एनिमल से हमें क्या मिलता है? मिल्क या मिल्क के प्रोडक्ट मिलते हैं, मीट मिलते हैं या मीट के प्रोडक्ट मिलते हैं, या फिर हनी मिलता है। मतलब कुछ चीजें जो ऐसी भी हैं जो हमें एनिमल से मिलती हैं और कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमें प्लांट से मिलती हैं। और दोनों ही चीजों को खाने से हमारे शरीर में एनर्जी आती है। लेकिन अगर देखा जाए तो जो एनिमल्स हैं वो किसे खाते हैं? ऑटोमेटिकली प्लांट्स को खाते हैं। इस तरीके से जो हमारा फूड का अगर हम डायरेक्ट या इनडायरेक्ट बात करते हैं तो इनडायरेक्टली हम सब चीज अपनी प्लांट से लेते हैं। खाने के लिए जितनी भी चीजें हैं हमारी, हम प्लांट से ही इनडायरेक्टली हमारे पास आती है। तो ये जो फूड है भाई, फूड सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को चाहिए। इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है इन इंडिया, इन वर्ल्ड, तो इतनी ज्यादा पॉपुलेशन के लिए फूड को अवेलेबल कराना भी एक बहुत बड़ी बात है। तो अगर इतनी ज्यादा पॉपुलेशन के लिए हमें फूड चाहिए तो इतनी ज्यादा हमें उसका प्रोडक्शन भी करना होगा, फूड का प्रोडक्शन। और फूड का प्रोडक्शन हम कैसे करते हैं? थ्रू एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर होता है किसी भी चीज को प्रोडक्ट करना एक लैंडफिल पे, या फिर उसके कह सकते हैं कि किसी भी चीज को प्रोड्यूस करना, उसके फूड के कमी को पूरा करने के लिए जब हम किसी चीज को उगाते हैं तो उसे हम कहते हैं एग्रीकल्चर। इनका जो प्रोडक्शन होता है वो कहाँ से होता है? वो होता है एग्रीकल्चर के थ्रू। तो हम पढ़ते हैं एग्रीकल्चर की डेफिनेशन एक्चुअल में क्या होती है। एग्रीकल्चर इज द कल्टिवेशन ऑफ एनिमल, प्लांट्स एंड अदर लाइफ फॉर्म फॉर फूड, फाइबर एंड अदर प्रोडक्ट यूज टू सस्टेन लाइफ। ऐसी कुछ भी चीजें जो हमारी लाइफ को चलाने के लिए, हमारे लिविंग बींग्स को जिंदा रहने के लिए चाहिए होती है, उसके लिए अगर हम कुछ भी कल्टीवेट करते हैं, उगाते हैं, चाहे वो प्लांट्स हैं, किसी भी टाइप का एनिमल्स हैं, चाहे वो कोई भी अदर लाइफ फॉर्म हो, कुछ भी एनिमल्स हो चाहे प्लांट्स हो, जिसको हम प्रोड्यूस करते हैं उसके एंड प्रोडक्ट के लिए, चाहे वो फाइबर है, चाहे रहने की चीजें हैं, चाहे खाने की चीजें हैं, चाहे किसी भी चीज की चीजें हैं, उन्हें हम उस प्रोसेस को हम एग्रीकल्चर कहते हैं। एग्रीकल्चर फार्मिंग भी कहलाता है, इज ऑल्सो नोन एज फार्मिंग। तो फार्मिंग, एग्रीकल्चर बेसिकली देखा जाए तो हम एग्रीकल्चर कहते हैं कि किसान खेती करता है, राइट। तो किसान खेती जो करता है, खेती सिर्फ पेड़ पौधों को उगाना ही नहीं है, खेती होती है, ये एग्रीकल्चर होता है एनिमल्स को पालना भी। अगर हम मुर्गी पालन करते हैं तो उसे भी हम एग्रीकल्चर कहते हैं। नेक्स्ट है एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री एक साइंटिफिक टर्म दे दी गई है पर्टिकुलर फॉर द एनिमल्स। अगर हम एनिमल्स का प्रोडक्शन करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, उनके फूड प्रॉपर देते हैं, मतलब साइंटिफिक तरीके से उनके सारी चीज उनकी रिक्वायरमेंट की हम उन्हें प्रोवाइड कराते हैं। क्यों? क्योंकि उनसे मिलने वाला जो कोई भी प्रोडक्ट है उससे हमें बेनिफिट मिलेगा, उससे हमारी लाइफ जो है वो सस्टेन करेगी, है ना। तो उस पर्टिकुलर जो एनिमल्स के लिए एक वर्ड दे दिया गया है उसे हम बोलते हैं एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री इज द साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ लाइव स्टॉक फॉर देयर इकोनॉमिक यूटिलाइजेशन। किसी भी तरीके का जो उस एनिमल से उन्हें प्रोडक्ट मिल रहा है, उससे उन्हें रहने के लिए, जीविका के लिए जो कुछ भी साधन मिल रहा है,
उस पर्टिकुलर एनिमल से, उसे हम कहते हैं, उसका पालन कहते हैं एनिमल हस्बेंड्री। अब जो है भाई शुरू में क्या हुआ कि जो ऐसे हमारे जो पूर्वज थे, आपको पता ही है, आदि मानव जो थे वो जंगलों में जाते थे, भटकते थे, फूल फल पत्ती जो भी उन्हें जंगल से मिल जाता था या एनिमल्स उन्हें ही मारकर वो खाते थे। धीरे धीरे उन्होंने क्या करा, एग्रीकल्चर सीख लिया। उन्हीं से एग्रीकल्चर मिला कि एक छोटे से लैंड पर उन्होंने पर्टिकुलर पौधों को उगाना सीख लिया। तो उसे हम वहां से एग्रीकल्चर वर्ड आया, एग्रीकल्चर उन्होंने धीरे धीरे एग्रीकल्चर करना उन्होंने सीख लिया। एक टाइम ऐसा हुआ कि पॉपुलेशन बढ़ गई लेकिन फूड कम हुआ, तो उस फूड को पॉपुलेशन के जैसे ही जिस अकॉर्डिंग पॉपुलेशन बढ़ती है हमें उस अकॉर्डिंग ही फूड चाहिए। अगर फूड हमारा कम है और पॉपुलेशन ज्यादा है तो वो भी दिक्कत है ना। तो इसे बढ़ाने के लिए एक रिवोल्यूशन हुआ, एकदम से बहुत ज्यादा ग्रोथ हमने पाई है इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर की। हम एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन जो मिला हमें वो बहुत ज्यादा मिला एकदम से। उस टाइम पीरियड को हम बोलते हैं ग्रीन रिवोल्यूशन। इंक्रीज इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन, यानी कि एक समय ऐसा आया इन 1960 में ऐसा हुआ था कि हमने थ्रू द वेरियस टेक्नोलॉजीज का यूज करके, फर्टिलाइजेशन का यूज करके, अलग अलग तकनीकों को अपना के हमने अपनी जो फूड की प्रोडक्शन थी वो बहुत ज्यादा प्राप्त करी, हाई यील्ड हमें मिली। तो उस इंक्रीमेंट को इतना ज्यादा हुआ कि वो जो प्रॉपर एग्रीकल्चर हो रहा था उसका भी प्रोडक्शन का 3 फोल्ड हो गया। तो एकदम से इतना ज्यादा मतलब अच्छा इंप्रूवमेंट एग्रीकल्चर में मिला, तो उसे हम कहते हैं ग्रीन रिवोल्यूशन की। इंक्रीज इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन, जब बहुत सारा फूड ग्रेन की प्रोडक्शन में इंक्रीज हुआ उसे हमने ग्रीन रिवोल्यूशन का नाम दिया। इसी तरीके से जब मिल्क प्रोडक्शन हुआ, बहुत सारा मिल्क प्रोडक्शन हुआ, और ये हुआ था इन 1970। तो जब मिल्क का प्रोडक्शन हमने बढ़ाया थ्रू द वेरियस टेक्निक, साइंटिफिक तरीके अपनाकर, उन्हें अच्छा भोजन देकर, या किस तरीके से फूड का मिल्क प्रोडक्शन बढ़ेगा, ये सब टेक्निक्स अपनाकर हमने क्या करा, मिल्क का बहुत ज्यादा प्रोडक्शन अपने देश में बढ़ाया। तो उस मिल्क प्रोडक्शन को जब बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ उसे हमने नाम दिया व्हाइट रिवोल्यूशन। इसी तरीके से एक ब्लू रिवोल्यूशन है, दैट इज इंक्रीज इन एक्वा कल्चर। एक्वा मीन्स वाटर और कल्चर मीन्स उसमें रहने वाली चीजों का कल्टीवेशन करना। ठीक है, तो इन 3 चीजों से आप याद रखेंगे। दैट इज ग्रीन है, इट मीन्स प्लांट्स ग्रीन होते हैं, है ना। व्हाइट है, इट मीन्स मिल्क, और ब्लू है, इट मीन्स वाटर। तो वाटर से आप याद रखेंगे एक्वा मीन्स वाटर। तो अगर ग्रीन रिवोल्यूशन की कहीं बात पूछी जाती है तो आप याद रखेंगे 1916 में फूड ग्रेन का प्रोडक्शन बहुत हाई हुआ था जिसे हमने ग्रीन रिवोल्यूशन का नाम दिया। अगर बात करते हैं व्हाइट रिवोल्यूशन की तो मिल्क प्रोडक्शन हाई हुआ इन 1970 में, और ब्लू रिवोल्यूशन हुआ दैट इज इंक्रीज इन एक्वा कल्चर। तो जब हमने ये तीनों चीजें बढ़ाई, अगर हम बात करते हैं 1960 की, तो किस तरीके से इंक्रीज हुआ फूड ग्रेन का प्रोडक्शन। भाई हमने फर्टिलाइजर का बहुत यूज करा, है ना, डिफरेंट टेक्निक्स यूज करी, हमने इरिगेशन की टेक्निक्स यूज करी। तो उससे क्या हुआ, जब हमने बहुत ज्यादा, मैंने लास्ट 8th क्लास की अगर आपने पढ़ा भी होगा, याद होगा आपको, तो 8th क्लास की बुक में ये मेंशन किया गया है कि एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर का एक ड्रॉबैक होता है हमारी सॉइल पर। वो ड्रॉबैक डालता है फर्टिलाइजर क्या, कि सॉइल फर्टिलिटी जो है वो कम हो जाती है, सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। इट मीन्स मतलब टोटल मिला के बात यह है कि जब हम किसी भी तरह के फर्टिलाइजर का यूज अपनी खेती में लगातार करते हैं अपने फूड प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, तो वो एक लॉन्ग टर्म में सॉइल पर इफेक्ट डालता है। और सॉइल पर इफेक्ट में अगर अब हम बात करते हैं तो जो हमने ये प्रोडक्शन को इंक्रीज किया है वो हमारी सॉइल की फर्टिलिटी पर इफेक्ट डालता है ना। डिजीज रेजिस्टेंस पेस्ट इंक्रीज हो जाते हैं क्योंकि भाई फर्टिलाइजर हमने यूज करा, हमने मेडिसिन यूज करी प्लांट्स पे, तो धीरे धीरे करके ऐसे प्लांट्स या फिर ऐसे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं, वो अपने आप को चेंज कर लेते हैं जिस अकॉर्डिंग वो फर्टिलाइजेशन उनपे मतलब इम्प्रूवमेंट हो जाता
जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी, और इस तरीके से प्लांट में जो डिजीज है वो भी अननोन हो जाती है, और उसका जो मेडिकेशन है वो भी खोजना पड़ता है। यानी कि धीरे धीरे क्या हुआ, हमारी सॉइल पर इफेक्ट आया थ्रू द ग्रीन रेवोल्यूशन। इसी तरीके से व्हाइट रेवोल्यूशन की बात करते हैं तो मिल्क प्रोडक्शन में भी हमारे एनिमल्स पर, उनकी फर्टिलिटी पर बहुत इफेक्ट पड़ा है, ड्यू टू जो जो हमने प्रोसेस उनके ऊपर अप्लाई किए थे मिल्क को बढ़ाने के लिए, जो जो चीजें उन्हें मेडिसिन दी गई, उन्हें फूड ऐसा दिया गया, तो उनकी हेल्थ पर इफेक्ट पड़ा। यानी कि अगर हम बात करें कि दोनों चीजों के भाई एडवांटेजेस भी थे, ड्रॉबैक्स भी थे। तो अगर हमें इतनी बड़ी फूड, इतनी बड़ी लिविंग थिंग्स को या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म को इस पूरे वर्ल्ड में हमें फूड प्रोवाइड कराना है, तो हमें दोनों चीजों पर ध्यान देना होगा, दैट इज इन फूड ग्रेन और इन एनिमल्स एंड इन प्लांट्स। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं एग्रीकल्चर की, तो एग्रीकल्चर तो दैट इज कि किसी भी एनिमल प्लांट्स को कल्टीवेट करना। लेकिन अगर हम बात करते हैं सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की, तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर ये है कि हमें मैक्सिमम यील्ड भी लेनी है, प्लांट्स या एनिमल्स जो कुछ भी है उसका मैक्सिमम यील्ड भी लेनी है, लेकिन अपने इन्वायरमेंट पे एडवर्स इफेक्ट भी नहीं डालना है। ठीक है, तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर होगा प्रैक्टिस ऑफ फार्मिंग एंड प्रोड्यूसिंग मैक्सिमम एग्रीकल्चर यील्ड दो मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज विदाउट डिस्टर्बिंग द एनवायरमेंट। यानी कि अपने इन्वायरमेंट को डिस्टर्ब किए बिना नेचुरल रिसोर्सेज के थ्रू मैक्सिमम एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को प्राप्त करना ही सस्टेनेबल एग्रीकल्चर कहलाता है। सस्टेनेबल यानी कि सस्टेन करना, किसी भी चीज को इफेक्ट हमें ड्रॉबैक नहीं डालना है, ना लॉन्ग टर्म ना शॉर्ट टर्म। तो हमें इस तरीके की टेक्निक्स अपनानी होगी जिस तरीके एग्रीकल्चर में, जिससे जो है हमारी सॉइल को या हमारे एनिमल्स को या जो कुछ भी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिस भी चीज का कल्टीवेशन हम कर रहे हैं, उस चीज का कल्टीवेशन पर ड्रॉबैक्स ना पड़े। तो इसके लिए हमें क्या हुआ कि हमने क्रॉप की यील्ड को इम्प्रूव किया, जैसे कि चैप्टर का नाम है इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। तो फूड रिसोर्सेज का इम्प्रूवमेंट बढ़ाने से पहले किस तरीके से हुआ, क्या क्या टेक्निक्स यूज की गई, उससे पहले हमें समझना होगा कि क्रॉप्स जो है वो कितने टाइप की होती है। जैसे कि आपने प्रीवियसली भी पढ़ा है कि क्रॉप को अगर हम सीजनली देखें कि किस सीजन में कौन सी फसल उगाई जाती है, उसके बेस पर तीन टाइप की क्रॉप्स होती है, दैट इज रबी, खरीफ एंड ज़ेद क्रॉप। लेकिन अगर हम बात करते हैं उनकी कमर्शियल प्रोडक्शन की, कमर्शियली हमें वो क्या चीज दे रही है, जैसे कि भाई जो गेहूं है वो क्या है, हमें खाने के लिए, हमारे ह्यूमन बींग्स के खाने के लिए है ना, और जो एनिमल्स की होती हैं जैसे बरसीम होती है, कुछ चीजें ऐसी होती है जो सिर्फ एनिमल्स को खवाई जाती हैं और उनसे हमें फूड मिलता है ना। एनिमल हस्बेंड्री अगर हम करते हैं तो एनिमल्स को भी तो हमें कुछ चीज खिलानी होगी, और वो क्या चीज होती है, उन्हें खिलाने के लिए हमें एग्रीकल्चर करना होगा। तो वो भी चीज क्या है, मतलब अलग अलग तरह की फसलें होती हैं, उनके अलग अलग यूज पर डिपेंड करती है। तो इस तरीके से क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स टू टाइप का हुआ, दैट इज कमर्शियल क्लासिफिकेशन एंड सीजनल क्लासिफिकेशन। कमर्शियल क्लासिफिकेशन इज दैट जब हम किसी भी क्रॉप के कमर्शियली यूज की बात करते हैं, उस पे डिपेंड होके हम क्रॉप्स को डिवाइड करते हैं। तो उस पे डिपेंड होके हमने क्रॉप्स को डिवाइड किया हमने तीन टाइप में, दैट इज फूड क्रॉप, फोडर क्रॉप एंड कमर्शियल क्रॉप। फूड क्रॉप्स वो क्रॉप्स होती हैं जो ह्यूमन के फीड के लिए उगाई जाती है, जैसे कि जितनी भी दालें हैं, गेहूं है, मक्का है, मेज है ना, ये सब चीजें क्या है, ह्यूमन के खाने के लिए है। सब्जियां हैं तो, या फ्रूट्स हैं, फ्रूट्स की जब हम खेती करते हैं किसी भी चीज की, तो वो क्या है, ऐसी कोई भी चीज जो ह्यूमन के खाने के लिए उगाई जाती है, कल्टीवेट की जाती है, उन फसलों को हम कहते हैं फूड क्रॉप्स। फॉडर क्रॉप्स होती हैं ऐसी फसलें जो एनिमल्स के खाने के लिए उगाई जाती हैं, उनके फीड करने के लिए उगाई जाती हैं, जैसे बरसिम है। तो ये सब चीजें क्या है, ये है फोडर क्रॉप्स। और कमर्शियल क्रॉप्स वो क्रॉप्स होती हैं जो कि हमें बेनिफिट्स देती हैं, इकोनॉमिकली बेनिफिट्स के लिए उगाई जाती है, जैसे कि जूट की खेती है, जूट को हम खाते तो नहीं, हम भी नहीं खाते हैं, एनिमल्स भी नहीं खाते हैं, है ना। जूट की खेती है, तंबाकू की खेती है, तो ये कुछ इस तरीके की खेती है जो खाने के लिए नहीं उगाई जाती, चाहे ना वो हमारे लिए है
ना ही वो एनिमल्स के लिए है। वो क्या है, कमर्शियली यूज के लिए है ना। कुछ चीजें ऐसी होती है जो लकड़ी होती है, लकड़ी के बड़े बड़े पेड़ उगा दिए जाते हैं, है ना, शीशम के पेड़ उगा दिए जाते हैं बड़े बड़े क्या कहते हैं लैंड्स पर। तो वो सारी चीजें, वो सब चीजें खेती किस लिए होती है, ताकि वो बिके और बिककर हमें इकोनॉमिकली हेल्प करे। तो वो सारी जो जितनी भी क्रॉप्स आती हैं वो अंडर आती है कमर्शियल क्रॉप्स के। अब हम बात करते हैं सीजनल क्लासिफिकेशन की। सीजनल क्लासिफिकेशन की जिस सीजन में जो भी फसल उगाई जाती है उसके बेस्ड पर, ठीक है। तो ये 3 टाइप की होती है, रबी क्रॉप्स, खरीफ क्रॉप्स एंड जैद क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स उन क्रॉप्स का नाम है जो कि विंटर सीजन में उगाई जाती है। विंटर सीजन दैट इज नवंबर टू अप्रैल, ठीक है। और खरीफ क्रॉप्स दैट इज जून टू अक्टूबर एंड जैद क्रॉप दैट इज अप्रैल टू जून। वो सारी फसलें जो कि विंटर सीजन में उगाई जाती है दैट इज विंटर सीजन, ये है रेनी सीजन और ये है समर। वो सारी फसलें जो कि विंटर सीजन में उगाई जाती है फ्रॉम नवंबर टू अप्रैल उन्हें रबी क्रॉप्स कहते हैं। और वो सारी फसलें जो कि रेनी सीजन में उगाई जाती है फ्रॉम जून टू अक्टूबर दैट इज खरीफ क्रॉप्स कहलाई जाती हैं। और वो सारी फसलें जो कि समर में उगाई जाती हैं फ्रॉम अप्रैल टू जून जैद क्रॉप्स कहलाती हैं। एज एन एग्जाम्पल, जैसे कि नवंबर में विंटर्स में हमें मिलती है मेज एंड मस्टर्ड, और रेनी सीजन में हमें मिलती है जैसे पैडी, है ना। और समर में हमें मिलता है जैसे कि है वो कुकुम्बर, वाटरमेलन। आपने देखा भी होगा कुछ फसलें सिर्फ, कुछ चीजें जो है सिर्फ समर में ही आती हैं, जैसे कीरा है आपका, है ना। और कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि विंटर्स में ही आती है, जैसे मूली है, गाजर है। वैसे आजकल तो सब मिलती है लेकिन वो कोल्ड स्टोरेज की वजह से जो मतलब ताजी जाती होती है, जिनका सीजन होता है बोने का, जिन्हें उन सीजन में ही बोया जाता है, क्योंकि उनके प्लांट्स के लिए वो पर्टिकुलर सीजन ही अप्रोप्रिएट रहता है उस प्लांट्स की ग्रोथ के लिए। तो वो सारी चीजें जो कि रबी क्रॉप्स में आती हैं उनके लिए विंटर ही सीजन चाहिए। अगर आप उन्हें समर में बो देंगे तो वो प्लांट जो है अच्छे से ग्रो नहीं करेगा, आपको अच्छी यील्ड नहीं मिलेगी या फिर वो मर जाएगा, ठीक है। तो ये था क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स। क्रॉप से हमें मिलता क्या क्या है, अब एक बार हम ये पता कर लेते हैं क्रॉप से हमें मिलता क्या है। क्रॉप से हमें कुछ बीट्स मिलती हैं, पल्सेस मिलती हैं, फ्रूट्स मिलते हैं, प्लांट से, सॉरी दैट इज नॉट क्रॉप्स, प्लांट से। प्लांट से हमें क्या क्या मिलता है, फ्रूट्स, मीट मिलता है, पल्सेस, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड एनिमल से हमें क्या मिलता है, और मीट मिलता है हमें, है ना। ऑयल्स मिलते हैं, किसी किसी सीड से हमें, जैसे फिश है, फिश से हमें ऑयल मिलता है ना। मस्टर्ड है, मस्टर्ड से हमें क्या मिलता है, मस्टर्ड से भी हमें ऑयल मिलता है। तो इन अलग अलग प्लांट और अलग अलग एनिमल से हमें अलग अलग चीजें मिलती हैं। ये अलग अलग चीजें हमारी एनर्जी, शरीर के लिए अलग अलग तरीके से एनर्जी प्रोवाइड कराती है। जैसे कि हम वीट की बात करते हैं तो कौन सा न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कराती है, दैट इज कार्बोहाइड्रेट। पल्सेस की अगर हम बात करते हैं तो प्रोटीन्स हमें प्रोवाइड कराती हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स हमें डिफरेंट काइंड के विटामिन्स और मिनरल्स प्रोवाइड कराती हैं। और मस्टर्ड जो है वो हमें ऑयल प्रोवाइड कराती है। और एनिमल्स इस तरीके से ऑयल जो हमें मिलता है वो फैट्स प्रोवाइड कराता है, ठीक है। तो ये सब चीजें क्या है कि जितने भी न्यूट्रिएंट्स हमारी शरीर को चाहिए जिंदा रहने के लिए, एक ह्यूमन को या फिर एनिमल को चाहिए, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है ना। तो यही सब चीजें जो हमें मिलती हैं, फैट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, ग्लूकोज है, ये सब चीजें जो मिलती हैं हमें प्लांट्स और एनिमल से ही मिलती है थ्रू वेरियस प्रोडक्ट। तो ये था छोटा सा इंट्रोडक्शन इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज का 9th क्लास का। इससे आगे हम पढ़ेंगे किस तरीके से इम्प्रूवमेंट किया जाता है क्रॉप की यील्ड में। 3 पार्ट्स में है वो
क्रॉप को भाई किस तरीके से प्रोडक्शन किस तरीके से करना है, उसका प्रोटेक्शन कैसे करना है उसका, या फिर उसकी हार्वेस्टिंग वगैरह किस तरीके से करनी है। तो ये हम नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो का सारा कंटेंट आपको समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, ताकि आगे आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं उनकी आपको अपडेट मिल जाए। थैंक यू वेरी मच।